नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ हमारी पर्यावरण सीरीज़ का जो पार्ट चल रहा है एमपी टेट एंड सीटेट के लिए, उसका अगला पार्ट लेकर। ठीक है, तो आज हम उसी क्रम में फिर से चालू करेंगे हमारी पर्यावरण सीरीज को। और आज हम देखने वाले हैं एक शानदार टॉपिक जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। और देखिए, अब इसमें हम देखेंगे क्या भाई, सौरमंडल देखेंगे, पृथ्वी क्या है उसके बारे में कुछ पॉइंट देखने वाले हैं, ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारा, सौरमंडल, सूर्य, प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। इसके बाद पारसेक देखेंगे जो कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम आज काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमपीटेट एंड सीटेट एग्जाम, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि एमपीटेट एंड सीटेट में इस तरह के क्वेश्चंस, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो आज हम ये सभी कवर करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। और अगर आपने हमें वीडियोस को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप हमारे साथ हमेशा उसके थ्रू बने रह सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं अब हम इसके आगे क्या है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले ब्रह्मांड से, क्योंकि जब भी हम किसी भी ब्रह्मांडीय या कोई भी खगोलीय पिंड के बारे में देखते हैं तो पहले हमें ब्रह्मांड के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ब्रह्मांड क्या होता है पहले हम उसे देखेंगे। तो जैसा कि ब्रह्मांड से पहले आप पहले भी सब जान चुके होंगे ब्रह्मांड क्या होता है, एक बार फिर भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, समस्त खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंडों की सुव्यवस्थित व्यवस्था होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। यानी जितने भी आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह, और जितने भी जो भी आपको दिखाई देता है ब्रह्मांड के अंदर, जो सब चीज़ें आकाशीय पिंडों में जो दिखाई दे रही हैं, उन सभी पिंडों को मिला के जो व्यवस्था बनती है, उसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। अब बात करेंगे ब्रह्मांड का अध्ययन। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। ये अच्छा पॉइंट है, ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में ये छोटे छोटे पॉइंट पूछ लेते हैं कि भाई ब्रह्मांड का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम कॉस्मोलॉजी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है वो है बिग बैंग विस्फोट। अगर हम कहें कोई या क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा रहा है, जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य रहा हो, तो वो है बिग बैंग विस्फोट सिद्धांत। ठीक है ना, तो बिग बैंग विस्फोट जो सिद्धांत था, ऐसा माना जाता है कि उसके द्वारा जो है हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उसी से सारे खगोलीय पिंड, जो तारे, ग्रह वगैरह जो भी हम देखते हैं, ये सभी इस बिग बैंग विस्फोट के थ्रू ही बने हुए हैं। ठीक है ना। और बात करें तो इसका जो प्रतिपादक हैं, यानी इसकी जो जो ब्रह्मांड का जो सिद्धांत जो दिया है बिग बैंग विस्फोट, ये किसने दिया है, तो उसकी बात अगर हम करें तो एफ जॉर्ज लेमेंथियर। ठीक है ना, तो बेल्जियम के थे, ये कहाँ के थे, बेल्जियम के थे, एफ जॉर्ज लेमेंथियर, इन्होंने ये सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक, बिग बैंग विस्फोट सिद्धांत के अनुसार क्या बताया इन्होंने कि लगभग 15 अरब साल पहले एक विशालकाय आग के गोले यानी अग्निपिंड में संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ना समाया हुआ था। यानी ये ऐसा कहते हैं इसके थ्रू, ये छोटा सा पिंड था जो जिसका आयतन तो बहुत छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो ताप था, उसका जो दाब था, काफ़ी ज़्यादा हद तक बड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है ना, बहुत अधिक था। इस वजह से उसमें अचानक से क्या हो गया, आकस्मिक विस्फोट हो गया। आकस्मिक मतलब अचानक से एक विस्फोट हुआ, जिस वजह से चारों तरफ जो है उसके जो, जैसे जब पटाखा कोई फटता है तो उससे जो फव्वारे टाइप के या आसपास जो धुआं या गैसेज जो चारों तरफ बिखर जाती हैं, तो इस तरह से सारा जो है ना इसमें विस्फोट होने के बाद सब कुछ जो पदार्थ थे वो उस चारों तरफ बिखर गए। ठीक है ना, और उससे आकाश गंगाओं का क्या हुआ, निर्माण हुआ। उस वजह से हम कहते हैं कि ये आकाश गंगा का निर्माण कैसे हो गया है, ये बिग बैंग विस्फोट के द्वारा। जब वो पिंड जब फट गया, ठीक है, जिसमें आयतन कम था और ताप ज़्यादा था, तो जब वो विस्फोट हुआ तो उसके थ्रू क्या हुआ, उसके द्वारा जो है आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये घटना जो है ये हुई है 15 अरब वर्ष साल पहले कम से कम। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं गैलेक्सी। ठीक, आकाश गंगाओं क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। यानी अपना जो पूरा ब्रह्मांड है वो आकाश गंगाओं के समूह से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, उसमें लगभग 100 अरब तक क्या है, पूरी आकाश गंगा है। यानी कि आकाश गंगा से मिलकर पूरा ब्रह्मांड कहलाता है अपना। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखिए, आकाश गंगा क्या है, यानी कि मंदाकिनी, और इसको हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं आकाश गंगा को, या फिर इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है ना, तो अब ये है क्या, देखिए, ये असंख्य तारों का समूह है। यानी ऐसे तारों का समूह है ये जिसमें कई ज़्यादा तारे हैं, बहुत ज़्यादा तारे हैं, ऐसा समूह है ये। ठीक है ना, इसमें गैस और बादल भी पाए जाते हैं। तारे भी हैं, साथ में गैस भी हैं कई प्रकार की, और साथ में कई प्रकार के जो है बादल भी, बहुत सारे बादल भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना, एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं। अब देखिए, एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। जब जब एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, और उन तारों के समूह से पूरी एक आकाश गंगा बनी है। और ऐसी ही कई प्रकार की आकाश गंगा हैं जिनमें अरबों खरबों तारे हैं। उन
आकाश गंगाओं की जो पूरी संख्या है उसको मिलाकर हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। तो सोचिए भाई कितना बड़ा ब्रह्मांड यहाँ पर होगा, ठीक है ना अपना। अब बात करते हैं, देखिए और आगे बढ़ते हैं, तो हमारी आकाश गंगा को हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि भाई पृथ्वी की आकाश गंगा क्या है, तो आकाश गंगा को हम मंदाकिनी कहते हैं, या फिर दुग्ध मेखला भी कहते हैं, इसको हम दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना है। इसके बाद मंदाकिनी की जो आकृति है वो कैसी है, सर्पिल है, यानी जो अपनी आकाश गंगा है, मिल्की वे इंग्लिश में कहते हैं इसको, मिल्की वे। तो जो मिल्की वे है अपनी, यानी अपनी जो मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला है, वो सर्पिल आकार की है, ये बात ध्यान रखना है। अब देवयानी क्या है, तो देवयानी एक मंदाकिनी है, ठीक है ना। देवयानी मंदाकिनी की निकटतम आकाश गंगा है सॉरी। तो देखिए अपनी जो आकाश गंगा है, यानी मिल्की वे जो अपनी है, उसकी सबसे निकटतम जो आकाश गंगा पाई जाती है वो आती है देवयानी, ठीक है ना। ये नाम आप याद रखेंगे कि जो देवयानी है वो अपने सबसे करीब की आकाश गंगा है, ठीक है ना। एंड्रोमेडा इसको इंग्लिश में कहते हैं, एंड्रोमेडा, ठीक है ना, देवयानी को। ये मंदाकिनी से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर क्या है, मंदाकिनी पाई जाती है, देवयानी, ठीक है ना। और सबसे निकट की मंदाकिनी क्या है, मंदाकिनी या फिर आकाश गंगा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात करेंगे हम इसमें आगे तारे की। तो तारे के बारे में जान लेते हैं, तारा क्या है, ठीक है ना। तो तारे भी जो है बिग बैंग विस्फोट के द्वारा ही बने हुए हैं। वह खगोलीय पिंड जिसकी अपनी ऊष्मा होती है, अपना ताप होता है और अपना ही प्रकाश होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। अब अपनी ही ऊष्मा, अपना ही ताप, अपना ही प्रकाश का मतलब ये कि भाई वो किसी दूसरे के द्वारा थ्रू नहीं चमक रहा है, ठीक है ना। उसके अंदर से ताप विकसित हो रहा है, उसमें से अंदर से ऊष्मा निकल रही है, इसलिए वो चमक रहा है, ठीक। जैसे अब पृथ्वी है भाई, हम कहें जैसे चंद्रमा, मान लीजिए चंद्रमा अगर चमकता है तो उसके पास उसका स्वयं का प्रकाश थोड़ी होता है, वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही चमकता है, इसलिए वो चंद्रमा को हम क्या कहते हैं, वो तारा नहीं है, ठीक है ना, एक उपग्रह कहलाता है, इसलिए वो। तो तारा वह होता है जिसके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा हो, ताप हो और प्रकाश हो, तारा कहलाता है। अब इसके बाद बात करें, तारे जो है मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और इन गैसों से बने हुए हैं। यानी हाइड्रोजन और हीलियम इसके लिए मुख्य गैस होती है तारे के लिए, ठीक है ना। जब भी कोई ताप निकलेगा किसी तारे से तो वो हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा ही निकलता है। लगभग 70% तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। मतलब ये तारा जो बना इस तरह से बना है कि मान लीजिए 4 हाइड्रोजन इस तरह से मिले गए हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मिले तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक He बनाया, मतलब कि एक हीलियम बनाया, ठीक है। इस तरह से 4 परमाणु नाभिक, जब हाइड्रोजन के नाभिक मिले आपस में तो उससे एक हीलियम बना, और हीलियम बनने के बाद ऊष्मा निकलती है। तो इस तरह से हम कह देते हैं हाइड्रोजन लगभग 70% होता है और हीलियम 25% होता है इसमें, ठीक है ना, इन गैसों की मात्रा होती है। तो तारा बनता है इस वजह से। अब इसके बाद और देखें तो देखिए, तारे में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। जब तारा बनता है तो उसमें तारे में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जो कि अभी आप बता रहे थे, हमने बताया कि हाइड्रोजन का हीलियम में बनना, यानी हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब बात करेंगे साइरस की। तो साइरस या डॉग स्टार सर्वाधिक चमकीला तारा है। तो पूछा जाए परीक्षा में कि सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है साइरस, या फिर डॉग स्टार इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे ध्रुव तारा की। तो देखिए ध्रुव तारा जो है, तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर दिखाई देने वाला तारा है। तो देखिए ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर दिखाई देने वाला क्या है, एक तारा है, ठीक है। एक ही स्थान पर दिखाई देगा हमेशा ये, तो उत्तर दिशा में, ठीक है ना। तो ध्रुव तारा होता है। प्राचीन समय में लोग इस तारे की सहायता से दिशा का निर्धारण करते थे। यानी क्वेश्चन आ जाए कि प्राचीन काल में किस तारे को देखकर लोग जो है दिशा का निर्धारण या दिशा के बारे में जानते थे, तो वो कौन सा तारा हो जाएगा, ध्रुव तारा हो जाएगा, जो कि उत्तर दिशा में ही एक ही स्थान पर दिखाई देता है, ठीक है ना। अब सूर्य भी एक क्या है, तारा है। तो सूर्य की बात भी आ गई। देखिए अब यहाँ पे तारे के अंदर सूर्य भी आता है हमारा, जो कि हमारे सौरमंडल का एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो सूर्य भी क्या है, एक तारा है। क्वेश्चन पूछ लिया था सूर्य क्या है, तो तारा ही, ये आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, सही नहीं दिखाई दे रहा है। किसी तारे का रंग होता है, किसी तारे का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीले रंग के तारे का पृष्ठीय ताप सबसे ज़्यादा होता है। तो जो नीले रंग का तारा होता है उसका ताप क्या होता है, पृष्ठीय ताप सबसे ज़्यादा होता है। आपने कुछ तारे देखे होंगे जो आसपास से, यानी उसका जो पृष्ठीय भाग होता है, यानी ऊपर की जो परत होती है, ठीक है ना, वो पूरी जो पृष्ठीय ताप होता है उसका वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, नीले कलर का दिखाई देगा और उसका ताप बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो रंग पे क्या होता है, निर्भर होता है इसका ताप, ठीक। इसके बाद देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, हम सौरमंडल पे आ गए। तो सौरमंडल क्या है, ठीक है। सौरमंडल तो लगभग हम सभी जानते हैं, एक परिवार है, सौर परिवार कहलाता है, जिसमें सूर्य जो होता है वो मध्य में स्थित होता है, बाकी चारों तरफ ग्रह इसके राउंड लगाते हैं, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं, चलिए क्या लिखा हुआ है। सूर्य और उसका परिवार
ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ग्रह हम जानते हैं जो सूर्य के चारों राउंड लगाएंगे। उपग्रह क्या है, जो उपग्रह होते हैं जो कि अपने ग्रह के चारों राउंड लगाते हैं। इसका क्षुद्र ग्रह कुछ छोटे छोटे पत्थर के कण जो कि ग्रहों के बीच में फंसे होते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो कि साथ साथ में राउंड लगा रहे हैं ग्रह के साथ। उल्का पिंड कैसे होते हैं, उल्का पिंड जो कि जो हम कहते हैं टूटता हुआ तारा, तो इस तरह से ये उल्का पिंड होते हैं। कुछ पत्थर के टुकड़े, ये गैस वगैरह के टुकड़े ये भी होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको सौरमंडल, सभी जानते हैं इस तरह का सौरमंडल होता है। ये आकृति बना के बताई हुई, यहाँ पे ये देखिए सूर्य दिखाई दे रहा है, बुध सबसे पहले। हाँ, आपको एक बात और ध्यान रखना है, ये क्रम याद रखना है कि सौरमंडल में जो ग्रहों का क्रम होता है वो आप ध्यान रखेंगे। बुध सबसे पहले होता है, फिर शुक्र होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर सूर्य के सबसे करीब का ग्रह पूछा जाए तो सूर्य के सबसे करीब का ग्रह आएगा तो वो होगा बुध। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, बुध है। अगर पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। ये आप बात ध्यान रखेंगे, बुध के बाद दूसरे नंबर पे आता है शुक्र, लेकिन सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ही होगा। ठीक है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन की संभावना या जीवन यहाँ पे है। ठीक है, तो वो कौन सा है, पृथ्वी है। ठीक, इसके बाद क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाते हैं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, ये मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, टुकड़े होते हैं पत्थर के। ठीक है ना। और बृहस्पति से जुड़ी हुई बात करें तो बृहस्पति जो है सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, और इसके अलावा बुध ग्रह क्या है, सबसे छोटा ग्रह, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके बाद शनि की बात करें, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है ये। ठीक, अरुण तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है, फिर वरुण है। तो इस तरह से ये सभी यहाँ पे ये बातें हमें इसके बारे में ध्यान रखना है कुछ। ठीक है ना। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए अब सूर्य की बात आ रही है, सूर्य को देख लेते हैं हम, सूर्य में क्या है। तो देखिए अब सूर्य, तो सूर्य में क्या लिखा हुआ है, देखिए ये एक तारा है और पृथ्वी का सबसे निकटतम का तारा होता है। ठीक, पृथ्वी अपनी जो है उसके सबसे पास का तारा कौन है, सूर्य है। ठीक है ना, ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सौरमंडल कहाँ पे स्थित है, केंद्र में स्थित है। इसके खिंचाव बल के कारण सौरमंडल के खगोलीय पिंड स्वव्यवस्थित अवस्था में होते हैं, यानी जो ग्रह उपग्रह जो घूम रहे हैं वो सभी इसकी अवस्था के कारण हो रहे हैं। ठीक है ना, इसकी जो खिंचाव की जो इसमें गुरुत्वाकर्षण जो इसमें पाया जाता है उसके कारण सभी व्यवस्थित रूप से एक राउंड लगाते जा रहे हैं। ठीक है ना, वृत्त की वृत्तीय रूप में। इसके बाद देखिए बात करें तो इसके धरातल, ये अच्छा पॉइंट है। इसके धरातल यानी प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये अच्छा पॉइंट है कि भाई इसके जो धरातल यानी इसकी जो ऊपरी परत है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर सूर्य के केंद्र की बात करें यानी इसके केंद्र में तापमान देखें तो केंद्र में तापमान होता है 15000 डिग्री सेल्सियस। तो भाई बहुत ज़्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो अपना पानी उबल नहीं लगता है। बाकी ये 6000 डिग्री सेल्सियस पृष्ठीय क्षेत्रफल का तनाव। ठीक है, और बाकी जब केंद्र का तापमान देखें सूर्य का तो 15000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कुछ बातें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद इसका वायुमंडल जिसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर कहते हैं लाल रंग का होता है। तो जो सूर्य होता है उसका जो वायुमंडल होता है, उसके ऊपर का जो वायुमंडल है वो सब लाल रंग का होता है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें जो है बिखरी हुई होती हैं सारी। और जो वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फेयर इसको हम कहते हैं लाल रंग का होता है। इसमें कुछ धब्बे पाए जाते हैं जिन्हें सूर्य कलंक कहते हैं। देखिए सूर्य में कुछ धब्बे भी दिखाई देंगे आपको, कुछ धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूर्य कलंक कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, आप सूर्य कलंक कहता जाता है। ठीक है, जिनका तापमान जो होता है लगभग 4500 डिग्री होता है। जो धब्बे दिखाई देते हैं, जो सूर्य कलंक दिखाई देता है, उसका तापमान कितना है, 4500 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। ये बात ध्यान रखना है, यानी प्रकाश मंडल से 1500 डिग्री सेल्सियस कम। ठीक है, पूरे प्रकाश मंडल से 1500 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। ठीक, और क्या है ये तापमान है, सूर्य कलंक का तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उस समय क्या होता है, सूर्य का जो भाग दिखाई हमें देता है सूर्य ग्रहण के समय, उसे हम क्या कहते हैं, सूर्य क्रीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो आपको जो छोटा मोटा भाग, जैसे कि मान लीजिए सूर्य है, इसका कुछ भाग हमें चमकीला दिखाई देता है आसपास का, इस तरह से मान लीजिए यहाँ चमकने लगा तो इसको हम सूर्य क्रीट कहते हैं। ठीक है, या फिर कोरोना कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है। इसे एक्स किरणें निकलती हैं, इससे क्या निकलती हैं, उस समय एक्स किरणें निकलती हैं। जो एक्सरे करते हैं ना उसमें जो किरणें यूज की जाती हैं वो एक्स किरणें होती हैं। ठीक है, तो सूर्य क्रीट से जो किरणें निकलेंगी वो एक्स किरणें निकलती हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखने वाली है। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद देखिए सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य जो है अपनी पृथ्वी से कितने दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर।
तो ये बात ध्यान रखने वाली है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको अभी आप याद रखेंगे। तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर कौन है? सूर्य है, ठीक है, पृथ्वी से। थोड़ा और आगे बढ़ें तो देखिए, आगे बढ़ने पर देखेंगे आप कि पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें हैं उसको पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को आने में 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लग जाता है। तो 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है ना। इसके बाद ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करती है। जो सूर्य होता है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और क्लॉकवाइज क्या होता है? जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है ना। तो पूरब से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है सूर्य, ठीक। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना होता है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, ये भी हम जानते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा बना होता है। जो ऊर्जा इसमें उत्पादित होती है सूर्य के अंदर, वो नाभिकीय संलयन द्वारा ही होती है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ये हम पहले ही देख चुके थे। इसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में बताया इन्होंने। तो देखिए, प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। तो सूर्य का सबसे जो निकटतम तारा है वो क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये बात आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट काफ़ी अच्छे हैं, ये एमपीटेट और सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बिल्कुल पूरी संभावना है कि ऐसे पॉइंट देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का क्या है? निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा चमकीला हमने तारा देखा था, साइरस था, ठीक। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, डॉग स्टार भी कहते हैं उसको। और प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य का निकटतम तारा। सूर्य के पास कौन सा तारा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है वो और आपको देख लेते हैं ना। देखिए वो और देख लीजिए, प्रकाश वर्ष क्या है, काफ़ी बार आ चुका है। तो प्रकाश वर्ष है कि भाई प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में जो दूरी चलेगी, ठीक है ना, चली जाएगी, उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश की चाल 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड, अगर प्रकाश की चाल 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकाश वर्ष में इतनी चाल हो जाती है भाई, ये इसकी चाल है 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पारसेक क्या है? पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है ना। और एक पारसेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। 3.6 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है? 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हम बात करें भाई प्रकाश वर्ष। देखिए अब प्रकाश वर्ष की बात अलग आ रही। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाता है? एक प्रकाश वर्ष में होता है 9 पॉइंट, ये आप नोट कर लीजिएगा भाई, 9.46 × 10⁻15। यहाँ पे लिखने जगह नहीं बची, 10⁻15, ठीक है। 9.46 × 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये क्या है? मीटर है, मीटर में होती है दूरी। 9.46 × 10⁻15, ये क्या है? एक प्रकाश वर्ष की दूरी है, ठीक है ना। इसके बाद बात अगर करें तो भाई एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी पॉइंट में मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक है। तो क्या मिस्टेक है? देखिए 3.26 होता है ये, ठीक है ना। 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर क्या होगा? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक। इसी को अगर हम मीटर में कहें तो मीटर में हो जाएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर, ठीक है ना। 3.08 × 10⁻16 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका क्या? एक पारसेक। सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई क्या है? पारसेक ही होती, ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे प्रकाश वर्ष। छोटा सा पॉइंट लास्ट में बचा है, क्या बचा है वो देख लीजिए। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार आते हैं। जो ज्वार भाटा में देखने को मिलता है, पानी का ऊपर उठना और नीचे की तरफ गिरना समुद्र के पानी का, ठीक है। यानी ज्वार भाटा जो आता है वो भी सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण आता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।